नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति कोचर, प्रवक्ता गृह विज्ञान। आज आपके समक्ष गृह विज्ञान विषय से शिशु की देखभाल अध्याय का मैटर लेकर आई हूँ। प्यारे बच्चों, शिशु की देखभाल अध्याय के अंतर्गत आप निम्न उद्देश्यों को पूरा करेंगे। आपको इन सब बिंदुओं के विषय में विस्तार से बताया जाएगा। सर्वप्रथम शैशवावस्था क्या है अथवा शिशु से हमारा क्या अभिप्राय है। शैशवावस्था में देखभाल जो कि एक विशिष्ट क्षेत्र है, उसके सभी आवश्यक बिंदुओं से आपका परिचय होगा। शैशवावस्था में शिशु का आहार एवं पोषण कैसा होना चाहिए, शिशु का पूरक आहार कैसा हो, टीकाकरण एवं रोगों से बचाव की शैशवावस्था में क्या भूमिका है, तत्पश्चात शिशु के व्यक्तित्व के सुचारू विकास के लिए प्रयासों की जानकारी आपको मिलेगी। सर्वप्रथम प्यारे बच्चों, शिशु का मीनिंग क्लियर करते हैं। जन्म से 2 माह के बालक को नवजात शिशु कहा जाता है तथा जो हमारा अध्याय का मुख्य विषय है, 2 माह से 2 वर्ष की आयु के बालक को शिशु की संज्ञा दी गई है तथा इस अवधि को हम क्या कहते हैं, शैशवावस्था। अब बच्चों, शिशु की देखभाल संबंधी आवश्यक बिंदु के अंतर्गत बच्चों, जैसा कि अभी बताया आपको कि देखभाल का क्षेत्र अत्यधिक विस्तृत है। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे, प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम शिशु का अर्थ स्पष्ट करते हैं। जन्म से 2 माह के बालक को नवजात शिशु कहते हैं तथा जो हमारे अध्याय का मुख्य विषय है, शिशु, 2 माह से 2 वर्ष की आयु के बालक को शिशु की संज्ञा दी गई है तथा प्यारे बच्चों, इस अवधि को क्या कहते हैं, इस अवस्था को शैशवावस्था कहा गया है। प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम हम शिशु का अर्थ क्लियर करते हैं। जन्म से 2 माह के बालक को नवजात शिशु कहा जाता है। तत्पश्चात 2 माह से 2 वर्ष की अवधि को हम शैशवावस्था कहते हैं और बच्चे को, बालक को हम शिशु की संज्ञा देते हैं। अब बच्चों, शिशु की देखभाल संबंधी आवश्यक बिंदु, अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से हम इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। सर्वप्रथम, शैशवावस्था में शिशु का आहार एवं पोषण कैसा होना चाहिए। शैशवावस्था में स्वास्थ्य रक्षा एवं टीकाकरण के बारे में हम जानेंगे। शिशु के व्यक्तित्व के सुचारू विकास संबंधी प्रयासों की हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम, शैशवावस्था में आहार एवं पोषण। प्यारे बच्चों, हम सब जानते हैं शैशवावस्था या शिशु पर निर्भरता की अवस्था है। शिशु पूरी तरह से अपने जीवन के लिए माता पर, केयरटेकर पर, परिवार के अन्य सदस्यों पर निर्भर है। दूसरे, जब हम आहार एवं पोषण की बात करते हैं तो शिशु की देखभाल में आहार एवं पोषण एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें मुख्य रीजन है शैशवावस्था में शारीरिक विकास एवं वृद्धि की दर सर्वाधिक होती है। शैशवावस्था में शिशु को जो आहार दिया जा रहा है, जैसा उसका पोषण हो रहा है, उस पर संपूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विकास प्रभावित होता है। शैशवावस्था में सुपोषण से, यानी कि उचित पोषण से शिशु की रोग प्रतिरोधक क्षमता का समुचित विकास होता है। कैसी रोग प्रतिरोधक क्षमता? रोगों से लड़ने की क्षमता। और यह शैशवावस्था में अर्जित की गई रोग प्रतिरोधक क्षमता शिशु के पूरे जीवन पर्यंत उसका रक्षक बनती है। उचित पोषण हेतु शिशु की पाचन क्षमता का भी विचार शैशवावस्था में आहार एवं पोषण के अंतर्गत हम करते हैं। अब बच्चों, बात करते हैं, हम सब जानते हैं कि शैशवावस्था यानी कि शिशु की अवस्था जो है वो 2 माह से 2 वर्ष तक की ली गई है। शैशवावस्था में 6 माह तक मां का दूध ही शिशु के लिए पर्याप्त है, लेकिन 6 माह के उपरांत जब वृद्धि और विकास की दर अपनी सर्वाधिक सीमा पर होती है, स्पीडअप होती है, उस समय आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा अध्ययन का मुख्य विषय है। सबसे पहले हम सब जानते हैं आवश्यक पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण एवं जल। आप देखेंगे प्रमुखता से किसे रखा गया है, प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माणकारी तत्व है। वृद्धि और विकास में इसका प्रमुख स्थान है।
साथ ही साथ शरीर में होने वाली टूट फूट की मरम्मत को भी ये सही करता है। शिशु के आहार में 2 से 3 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम वजन के हिसाब से प्रतिदिन समावेश होना चाहिए। यहाँ बच्चों आपको एक रोचक तथ्य बताया जाए, जब हम वयस्क की बात करते हैं, किशोर की बात करते हैं, तो 1 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम के अकॉर्डिंग चाहिए, लेकिन शिशु जो कि छोटा है उसके लिए कितना चाहिए? 2 से 3 ग्राम प्रोटीन प्रति किलोग्राम। इसके मुख्य स्रोत हैं अंडा, दालें। दालें किस रूप में? दाल का पानी, दाल का सूप, अंडे को सूप के माध्यम से ही दिया जाएगा। अब बच्चों दूसरा पोषक तत्व है कार्बोहाइड्रेट। इसकी मात्रा देखते हैं। 120 कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन से 100 कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार। यहाँ ध्यान देने की बात है कि हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में बात कर रहे हैं, यानी कि पहले कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अकॉर्डिंग ज्यादा, तत्पश्चात 2 वर्षीय आयु तक कैलोरी प्रति किलोग्राम शारीरिक वजन के अनुसार कम। कारण क्योंकि अन्य पोषक तत्वों की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य केवल हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करना ही होता है। मुख्य स्रोत दूध, माँ का दूध, ऊपरी दूध, मीठे फल और न्यून मात्रा में ही शक्कर। वसा की शैशवावस्था में यानी कि शिशु को अतिरिक्त वसा की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि घी, मक्खन, तेल इत्यादि नहीं, उसे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उसको बचाने की पाचन क्षमता अभी शिशु में विकसित नहीं हुई है। स्रोत है दूध, दही, मट्ठा या दूध से बने हमारे अन्य पदार्थ। खनिज लवण जिसे हम लघु तत्व के रूप में जानते हैं, बहुत ही आवश्यक है हमारे शरीर के लिए। शैशवावस्था में जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता है, कैल्शियम, फास्फोरस तथा लौह। माँ का दूध इसके लिए पर्याप्त है। केवल ऊपरी दूध पीने वाले शिशु के आहार में प्रतिदिन 1 मिलीग्राम लौह की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। कैसे मिल सकता है? अंडे के पीले भाग से, लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा। हरी सब्जियां, यहाँ हरी सब्जियों का बहुत फायदा है। क्यों? क्योंकि इनसे हमें सेल्यूलोज भी प्राप्त होता है। पाचन क्षमता जो कि विकास की ओर है, उसमें सेल्यूलोज शिशु को कब्ज नहीं होने देता और हमारी आंतों को सुचारू रूप से कार्य करने में मदद करता है। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आगे विटामिन्स को हमारे शरीर का सुरक्षा कवच कहा जाता है। सुरक्षात्मक तत्व भी इनका दूसरा नाम दिया गया है। शैशवावस्था में मुख्य रूप से जिन विटामिन की आवश्यकता पड़ती है वे हैं ए, डी, सी, विटामिन B1 एंड B2। थायमिन और राइबोफ्लेविन इनके साइंटिफिक नेम हैं। प्राप्ति के स्रोत विटामिन ए, विटामिन डी के लिए अल्प मात्रा में कॉड लीवर ऑयल यानी कि मछली का तेल दिया जा सकता है और प्राकृतिक सूर्य की रोशनी या सनलाइट। विटामिन सी माँ के दूध से शिशु को प्राप्त हो जाता है, लेकिन ऊपरी दूध पीने वाले शिशु को संतरे का रस या मौसमी का रस दिया जा सकता है। विटामिन B1 और विटामिन B2 यदि माँ अपने पोषण का ध्यान रख रही है तो माँ का दूध इसकी पूरी पूर्ति कर देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, किसके बारे में? जल। शैशवावस्था में शिशु को उसके शारीरिक वजन के अनुपात में प्रौढ़ व्यक्ति की तुलना में अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से प्रोटीन की बात की थी, इसी तरह से किसकी अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है प्रौढ़ से तुलना करें तो? जल की। एक बड़ा भाग माँ के दूध से प्राप्त हो जाता है, किंतु शरीर के वजन के 10 से 15% भाग जल शिशु को मिलना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में तो इसका विशेष रूप से हम ध्यान रखते हैं। अब बच्चों, जब 6 माह के शिशु को हमने माँ के दूध से अच्छे से पोषित कर दिया, अब 6 माह के बाद हम बात करते हैं शिशु के पूरक आहार की। शिशु को दूध के अतिरिक्त दिए जाने वाले भोज्य पदार्थों को क्या कहते हैं बच्चों? पूरक भोज्य पदार्थ, सप्लीमेंट्री फूड। सामान्य रूप से 5 से 6 माह के शिशु को पूरक आहार दिया जाना प्रारंभ कर दिया जाता है।
परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इस आयु में पूरक आहार शुरू करते हैं, आपका उत्तर होगा 5 से 6 माह। क्या कहा जाता है शिशु को माँ के दूध के अतिरिक्त जब अन्य खाद्य पदार्थ हम इंट्रोड्यूस करते हैं? पूरक भोज्य पदार्थ या सप्लीमेंट्री फूड। ये भी पूछा जाता है बच्चों, मुख्य पूरक भोज्य पदार्थ कौन कौन से हैं? आप देखेंगे विटामिन डी युक्त मुख्य भोज्य पदार्थ, दूध, अंडे का पीला भाग प्राकृतिक सूर्य की रोशनी से मिलता है। उसके बाद फलों का रस आवश्यक रूप से शिशु को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, हम उससे परिचय कराएंगे। अंडे का पीला भाग, कुचली व छनी हुई सब्जी व फल, पूर्ण पका हुआ अनाज आहार, दलिया, खिचड़ी, सूजी की खीर इत्यादि। या ध्यान देंगे लिखा गया है पूर्ण पकाया हुआ, यानी कि पूरी तरह से गला हुआ कि आंतों को कुछ भी विशेष कार्य ना करना पड़ेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि पाचन तंत्र अभी विकसित होना प्रारंभ हुआ है। अब प्यारे बच्चों, पूरक आहार की हमने बात की, किसे पूरक आहार कहते हैं, मुख्य पूरक भोज्य पदार्थ कौन से हैं। इस पूरक आहार जो कि विशेष चुनौतीपूर्ण कार्य है माँ के लिए, किन बातों को आप ध्यान में रखेंगे? एक समय में केवल एक ही पूरक भोज्य पदार्थ को प्रारंभ किया जाए, अधिक नहीं। अल्प मात्रा में ही पूरक आहार दिया जाए, बहुत अधिक मात्रा नहीं, यानी कि रिपीटिशन बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो। पूरक आहार केवल तरल रूप में ही होने चाहिए। शैशवावस्था में पूरक आहार अर्धठोस अवस्था में भी नहीं दिए जाने चाहिए। केवल चबाने की क्षमता होने पर ही अर्धठोस पूरक आहार दिया जाना चाहिए। अरुचिकर, यानी कि यदि बच्चा किसी पूरक आहार को ग्रहण करने में बार बार अरुचि प्रदर्शित कर रहा है, उसे किसी भी तरह से फोर्स नहीं किया जाए। मनोवैज्ञानिकों ने कहा है यदि ऐसा हो जाएगा, ऐसा बार बार किया जाएगा, तो बच्चा हमेशा के लिए उस पर्टिकुलर खाद्य पदार्थ से अपनी अरुचि प्रकट कर देगा, कभी नहीं लेगा। 2 या 2 से अधिक भोज्य पदार्थों का समावेश सर्वोत्तम पूरक आहार होता है। फॉर एग्जाम्पल, चावल के साथ दाल का मिश्रण, दलिया का मिश्रण, विभिन्न सब्जियों का मिश्रित सूप, दालों में सब्जी का प्रयोग हमारे पूरक आहार को और भी अधिक पौष्टिक बना देता है। ये था बच्चों हमारे शिशु की देखभाल संबंधी महत्वपूर्ण बिंदु। अगली नेक्स्ट बिंदु पर बढ़ते हैं, वह है टीकाकरण। प्यारे बच्चों, केवल शिशु की स्वच्छता, उसकी वृद्धि, उसका विकास ही पर्याप्त नहीं है, उसका विभिन्न रोगों से बचाव भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय इम्यून सिस्टम या हम ये कह सकते हैं शिशु के सभी तंत्र विकसित होने की ओर अग्रसर है। शिशु की देखभाल यानी कि उसे विभिन्न रोगों से बचाने के लिए टीकों के माध्यम से और मुंह द्वारा रोगों से बचाव हेतु जो दवाई दी जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? टीकाकरण या वैक्सीनेशन। यहाँ बच्चों NHM नेशनल हेल्थ मिशन के अनुसार, जो कि ग्रामीण क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में सभी जगह राष्ट्रीयकृत कार्यक्रम है, जिसमें प्रायः सभी संक्रामक रोगों के टीके विकसित कर लिए गए हैं। यहाँ आपको केवल मुख्य टीकों के बारे में बताया जा रहा है। टीबी बहुत घातक रोग है, जिसका जन्म के समय ही BCG नामक टीका लगाया जाता है। पोलियो सर्वविदित है। पोलियो एक अभियान भी चल रहा है हमारे भारत देश में, और जहाँ तक हम समझते हैं 2011 के बाद से कोई भी पोलियो का नया केस हमारे सामने नहीं आया। ओरल ड्रॉप दी जाती है, ओरल डोज पोलियो ड्रॉप्स कहते हैं। क्या आप जानते हैं कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? बिल्कुल सही, पल्स पोलियो अभियान हमारे भारत देश में चल रहा है। जन्म के समय 1.5 माह के अंतर पर NHM के जो कार्ड इशू हुए हैं, उनके अनुसार 5 वर्ष तक के शिशु को हम पोलियो ड्रॉप्स देते हैं। डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, तीनों रोगों का ट्रिपल वैक्सीनेशन, यानी कि 3 रोगों से इलाज की एक समय में दी जाने वाली दवाई क्या कहलाती है? ट्रिपल वैक्सीनेशन। 1.5 माह, 2.5 माह, 3.5 माह और 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक हम इसकी बूस्टर डोज देते हैं। बहुत पूछा जाता है बच्चों एग्जाम में, परीक्षा में,
मल्टीपल वैक्सीनेशन किन रोगों से बचाव करने की वैक्सीनेशन है? जन्म के समय कौन सा टीका दिया जाता है? बीसीजी का टीका। किस रोग से बचाव के लिए? टीबी जैसे घातक रोग से बचाव के लिए। आगे बच्चों, खसरा टीके के माध्यम से इंजेक्शन दिया जाता है। किस अवधि में? 9 माह की अवधि में। हेपेटाइटिस बी जो कि यकृत संबंधी रोग है, जन्म के समय 6 सप्ताह से 9 माह तक की अवधि तक डोज दी जाती है। मम्स रूबेला MMR का टीका जो कि अभी कुछ समय पहले ही MR हो गया है, इस टीके को 15 से 18 माह के बीच शिशु को दिया जाता है। टीकाकरण का मुख्य उद्देश्य शिशु को संक्रामक रोगों से बचाना है, जिससे उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहे, अपने वृद्धि और विकास को सुचारू रूप से अग्रसर कर सके। अब बच्चों हम आते हैं शैशवावस्था में व्यक्तित्व के विकास हेतु आदतें एवं प्रवृत्तियां। यहाँ ध्यान देंगे, व्यक्तित्व का विकास, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कहाँ बात कर रहे हैं? शैशवावस्था में, जिसमें कि शिशु को कुछ बोध ही नहीं है। नहीं बच्चों, बोध नहीं है, लेकिन व्यक्तित्व के विकास की नींव कब पड़ जाती है? शैशवावस्था में ही। और उत्तरदायित्व किसका है? माता पिता, परिवारजन या सभी संबंधियों का। शिशु की देखभाल के इस पक्ष के अंतर्गत हम इन बातों के बारे में बात करेंगे। पॉइंट्स है हमारे। सबसे पहले प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग, शिशु को नियमित रूप से मल मूत्र त्यागने की आदत डालना। मनोवैज्ञानिकों का कहना है यदि बच्चे की शैशवावस्था में प्रॉपर टॉयलेट ट्रेनिंग हो, एक निश्चित समय है, एक निश्चित रूप से उसे ट्रेनिंग दी गई है, नियमित रूप से उसको टॉयलेट ट्रेनिंग की आदत है, तो बच्चा पर्सनालिटी डेवलपमेंट में सबसे मुख्य। इसके बाद बच्चों को कपड़े पहनाना। जिस तरह से एक माता या केयर टेकर शिशु की ड्रेसिंग सेंस को ध्यान में रखती है, बच्चों के कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, कलरफुल होने चाहिए, बच्चे को कपड़े स्वयं भी पहनने की कोशिश करने देना चाहिए। इन सब बातों का भी बच्चों के व्यक्तित्व के विकास पर प्रभाव पड़ता है। व्यक्तित्व का विकास क्या है? सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस, सेंस ऑफ एक्सप्लोरनेस, यानी कि व्यक्तित्व हम क्या है, हम उसको प्रभावित करें। ड्रेसिंग सेंस इन सब चीजों से जुड़ी हुई है और हमारे व्यक्तित्व को परिलक्षित करती है। नेक्स्ट है बच्चों का अंगूठा चूसना। आप सबने देखा होगा ना कि बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चों को आदत हो जाती है अपना अंगूठा चूसने की, थंब सकिंग। वास्तव में प्यारे बच्चों, यह एक मनोवैज्ञानिक कारण है, लेकिन शैशवावस्था में माँ बच्चे की इस आदत को रोक सकती है। बच्चे को भूखा नहीं छोड़ना है, बच्चे के हाथ खाली नहीं रहने चाहिए, उसको बिजी रहना चाहिए, लेकिन उसकी इस आदत के लिए उसके हाथ पर मिर्ची लगाना, उसको दंड देना, उसको तिरस्कृत करना कभी भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा यह व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करता है। नेक्स्ट है बालक का हकलाना। प्यारे बच्चों, आपने देखा होगा बच्चे स्टैमरिंग करते हैं, हकलाते हैं। कुछ बच्चे किसी विशेष शब्द पर हकलाते हैं, कुछ बात करने से पहले, किसी के सामने जाने से पहले हकलाते हैं। 2 रीजन हो सकते हैं, मुंह के आंतरिक हिस्से में या जीभ में किसी तरह का शारीरिक दोष होना, या बच्चे का किसी बात को लेकर घबराना। यदि पहला दोष है तो वो तो चिकित्सा आधार पर हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो बच्चे को प्यार से, धैर्यपूर्वक परिवारजन बालक का हकलाना रोक सकते हैं। क्योंकि यदि बच्चा हकलाता है और यही आदत कंटिन्यू रहती है तो वह कभी भी सामान्य बच्चों जैसा व्यवहार नहीं कर सकता, उसे उतने अवसर नहीं मिल सकते। भाई बहनों में ईर्ष्या, जेलसी, नया नामकरण दिया गया है इसका एनवी। एनवी मतलब कि जो एक के पास है वही सेम मेरे को भी प्राप्त करना है। माता पिता क्या कर सकते हैं बच्चों? ये सब स्वाभाविक प्रक्रिया है। माता पिता लड़के लड़की में भेदभाव ना करके इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ईर्ष्या की भावना को बचपन में ही, जड़ से शैशवावस्था में ही समाप्त किया जा सकता है, अन्यथा बड़े होने पर यह अनेक तरह की प्रॉब्लम
क्रिएट कर सकती है। परिवार का वातावरण, भाई बहन के पर्सनल रिलेशंस में दिक्कत आ सकती है, जो कि स्वस्थ व्यक्तित्व के लक्षण नहीं है। इसके बाद बच्चों, व्यायाम की आदत, एक्सरसाइजिंग, बच्चे को स्वयं काम करने की आदत, बच्चे के जिन कार्यों को वो स्वयं कर सकता है या माता उसे अपने साथ एनरोल कर सकती है कि आप मेरे साथ इस काम को कराइए। बच्चे को खुला छोड़ना, गेंद, फाइन मोटर एक्टिविटीज यानी कि हाथ की उंगलियों के प्रयोग के द्वारा जो एक्सरसाइज हो सकती है, उसके द्वारा हम बच्चे को व्यायाम की आदत डाल सकते हैं। कूदना, नृत्य करना, जंपिंग, स्किपिंग रोप, इस टाइप की एक्सरसाइजेस के द्वारा, क्रियाओं के द्वारा बालक का पर्याप्त व्यायाम हो जाता है। व्यायाम के पीछे एक दूसरा रीजन ये भी है कि सभी हमारे शरीर के तंत्र, परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, जनन तंत्र, 9 हमारे सिस्टम्स हैं, वे सब विकास की ओर अग्रसर हैं। व्यायाम की आदत से शिशु अपने आप को जीवन पर्यंत तक एक स्वस्थ बालक बना सकता है। अब प्यारे बच्चों, हमने इन सब की बात की है। परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछा जाता है कि शैशवावस्था में व्यक्तित्व के विकास में माता का योगदान स्पष्ट कीजिए। माता क्या कर सकती है? माता इन सब आदतों को विकसित होते हुए देख रही है। जहां कहीं भी ऑब्स्टैकल लगता है, जहां कहीं भी कमी लगती है, तो माता अपने परिवारजनों के सहयोग के द्वारा उसे दूर कर सकती है। शिशु की देखभाल संबंधी उपयुक्त सभी बिंदु स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में शैशवावस्था में देखभाल एक चुनौती है, जिसे माता-पिता, परिवारजन, अन्य सदस्य धैर्यपूर्वक परस्पर सहयोग और जानकारी के द्वारा सफल बना सकते हैं और शिशु को एक स्वस्थ बालक के रूप में विकसित होते हुए देख सकते हैं। बच्चों, आज हमने इस अध्याय के माध्यम से शिशु की देखभाल, शैशवावस्था में शिशु का भोजन कैसा हो, उसके पोषक तत्व के विषय में विस्तार पूर्वक जाना, पोषण के साथ साथ शिशु को विभिन्न रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य रक्षा के पश्चात शिशु के व्यक्तित्व के विकास में सहायक अर्थात मील का पत्थर साबित होने वाली विभिन्न आदतों एवं प्रवृत्तियों के विषय में बात की। आशा करती हूँ ये सभी बिंदु आपको अच्छे से स्पष्ट होंगे। शैशवावस्था हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है। यदि शिशु स्वस्थ होगा, बालक स्वस्थ होगा, युवा स्वस्थ होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी स्वस्थ होगी। स्वास्थ्य ही जीवन है। इन्हीं सब बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपके अध्ययन को सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया गया है। अब मैं आपका परीक्षा की दृष्टि से मार्गदर्शन करना चाहूँगी। वर्णित अध्याय से परीक्षा के निर्धारित प्रारूप के अनुसार बहुविकल्पीय, अतिलघु, लघु एवं विस्तृत सभी प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। उदाहरण देकर आपके लिए कुछ प्रश्नों का उदाहरण प्रस्तुत है। अतिलघु प्रश्नों में से सर्वप्रथम पूछा जा सकता है, शिशु से क्या तात्पर्य है? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप शिशु की आयु अवधि बताएंगे। दूसरा प्रश्न पूछा जा सकता है बच्चों, शिशु की देखभाल का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। आपको अध्ययन में बताए गए देखभाल के आवश्यक बिंदु इसका उत्तर होंगे। शिशु को दिए जाने वाले पूरक आहार कौन कौन से हैं? इस प्रश्न के उत्तर के लिए जो आपको पूरक आहार बताए गए हैं उनके नाम लिखेंगे। BCG का टीका किस रोग से बचाव के लिए तथा कब लगाया जाता है? इस प्रश्न को अतिलघु उत्तर के माध्यम से बताया जाएगा।
शैशवावस्था में पोषक तत्व प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा बताइए। अति लघु प्रश्नों के बाद आपके लघु प्रश्न इस प्रकार से पूछे जा सकते हैं। पूरक आहार देते समय किन बातों का ध्यान रखेंगे? अन्य प्रश्न, शिशु की अंगूठा चूसने की प्रवृत्ति को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? एक अन्य प्रश्न भी पूछा जा सकता है जिसका आप उत्तर लघु रूप में देंगे। बालक के हकलाने की समस्या को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? अंत में यदि आपसे इस अध्याय से विशिष्ट प्रश्न पूछा जाए तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, शैशवावस्था में शिशु की पोषण संबंधी आवश्यकता स्पष्ट कीजिए। अध्याय में आपको विभिन्न पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, विटामिन्स व जल का अलग अलग विवरण बताया गया है। इन्हीं सभी पोषक तत्वों को आप इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। अगला विस्तृत प्रश्न हो सकता है बच्चों, शैशवावस्था में NHM द्वारा प्रस्तावित टीकाकरण के विषय में बताइए। टीकाकरण को आप तालिका के माध्यम से बहुत अच्छे से बता सकते हैं। शिशु की देखभाल विषय पर विस्तार पूर्वक लिखिए। अध्याय में जितने भी आपको महत्वपूर्ण बिंदु बताए गए हैं सभी के विषय में आप संक्षेप में लिखेंगे, लेकिन इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको सभी बिंदुओं का विवरण देना आवश्यक है। अंत में मैं यह कहना चाहूँगी, गृह विज्ञान विषय अपने आप में बालिकाओं के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन इस विषय के अंतर्गत बाल कल्याण खंड से लिया गया यह अध्याय शिशु की देखभाल विशेष रूप से बालिकाओं के लिए ज्ञानवर्धन का माध्यम है। परिवार में उपस्थित शिशु, बालक आपके इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकते हैं। आज की बालिका कल की गृहिणी और भावी माता होगी। इस दृष्टि से भी यह जानकारी आपका मार्गदर्शन करेगी। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आज का अध्याय मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।